अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड शो विद डॉक्टर सनिया बशीर। एक बार फिर आपकी खिदमत में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं और हम जो है उसको देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि हम उन लोगों के बारे में बात करें जो कि ऑल ऑफ अ सडन डायग्नोस हो जाते हैं कि भाई हमें ज़्यादतीस हो गई है, अब हम क्या करें। अच्छा, वो इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली उन्होंने जाना किसके पास है। बहुत लंबे अरसे तक वो एक सिंपल जनरल फिजिशियन से ट्रीटमेंट या बाज़ औक़ात हकीमों के पास और बहुत सारी दूसरी ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ इनका इलाज होता तो नहीं है बल्कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आते हैं और उन लोगों के लिए कि अगर आप वहाँ से हैं कि जहाँ आपके घर में अचानक से किसी को ज़्यादतीस हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, या आप खुद उस मर्ज़ का शिकार हो गए हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, वो क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए हमने जो है वो इस टॉपिक का नाम ही रखा है कि अब मुझे ज़्यादतीस हो गई है, मैं क्या करूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे पास बिगड़े हुए केसेस आते हैं जो एक अरसे से डायबिटिक होते हुए बहुत सारी जगहों पे ट्रीटमेंट लेते हुए फिर आते हैं, तो या तो उनकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम हुआ होता है या बहुत ज़्यादा जो है वो एक डायबिटिक फुट के साथ आए हुए होते हैं या दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ। वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि आखिर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आई होप कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आप अपने कमेंट्स हमें साथ साथ भेजते रहें ताकि मैं आप लोगों के सवालात कमेंट्स में तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके जवाबात जो है वो दे पाऊँगी। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा जी, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ज़ियादतीस की तशख़ीस होती कैसे है। ठीक है, ज़ियादतीस की तशख़ीस अक्सर हमारे पास जो आते हैं वो ये होता है कि हम इंसिडेंटली क्या होता है कि घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो बाज़ औक़ात हम अपनी फास्टिंग शुगर ऐसे ही चेक कर लेते हैं, या बाज़ औक़ात आपने कहीं अप्लाई करना होता है कहीं जॉब के लिए और आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, या आपकी कोई भी बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एग्ज़ाम्स के दौरान मतलब एक होता है कि मेडिकल टेस्ट वगैरह जो है वो किए जाते हैं, या किसी भी और वजह से अगर आपके कुछ मेडिकल टेस्ट हुए हैं और आपकी शुगर प्री डायबिटीज़ के क्राइटेरिया को भी क्रॉस कर गई है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्री डायबिटीज़ किन लेवल्स पे आके होती है, तो अगर वो लेवल्स भी क्रॉस कर गए हैं, यानी कि अगर आपकी फास्टिंग शुगर 126 से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, आपने चेक किया रैंडमली आपकी फास्टिंग शुगर आई है 126 से अबव, ठीक है, या अगर आपने खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक की है और आपकी शुगर आई है 199 से ज़्यादा, यानी कि 200 तक या 200 को क्रॉस की हुई है, तो आप अचानक घबरा जाते हैं कि या अल्लाह ये क्या हो गया, मेरी तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको पहले बताती चलूँ कि कभी भी एक सिंगल रीडिंग से हम डायग्नोस नहीं करते हैं। हम कभी भी आप किसी को ये जाके नहीं कहिएगा कि मैंने उस दिन फास्टिंग की थी, मेरी इतनी आई है। हमेशा जब आपकी फास्टिंग, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा ये वीडियोस करने का मकसद यही है कि एक आम आदमी को ये पता हो कि उसकी नॉर्मल शुगर क्या होनी चाहिए, वो प्री डायबिटीज़ के लेवल में कब आता है और वो डायबिटीज़ की डायग्नोस्टिक लेवल पे कब आता है। तो इसीलिए हम बार बार मैं आपको ये रिपीट करती रहती हूँ कि आपकी नॉर्मल लेवल्स क्या हैं, आपकी प्री डायबिटीज़ लेवल्स क्या हैं और आपकी डायबिटीज़ लेवल्स क्या हैं। तो बात हो रही थी कि हम डायबिटीज़ की डायग्नोस्टिक लेवल्स क्या होते हैं और कब हम उसे कहते हैं कि भाई अब आप डायबिटीज़ हो चुकी है। तो आपको अगर एक दफ़ा फास्टिंग लेवल या रैंडम शुगर आपकी बढ़ी हुई मिले तो रिपीट ऑन द अदर डे, आप उसे रिपीट ज़रूर कीजिए। जब 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स आती हैं तब आपने क्या करना है। अब आपने अपने सबसे पहला काम ये है कि आपने अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। आपने पहले तो फाइंड आउट करना है कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट कौन है, वो कौन डॉक्टर हैं जो डायबिटीज़ का इलाज करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आपको ये बात पता चल जाए, आप चूँकि इस बात से अवेयर हैं कि आप इस चीज़ से एजुकेटेड हैं कि भाई आपकी लेवल्स जो हैं वो अब क्रॉस कर चुकी हैं और नाउ यू आर एट डायबिटिक लेवल और आपकी ऑल ऑफ अ सडन शुगर जो है वो डायबिटीज़ के लेवल पे आई है, तो अब आपने सबसे पहले अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टेलीकेयर अपना सिस्टम इसी तरीके से लेकर आए कि आपने कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट विद अस और आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो है वो ये शुगर आई है और अब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन कर दी जाएगी।
तो अगेन वही, अगर आप हमसे नहीं भी कंसल्ट करते हैं और आप डायबिटीज़ के किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फर्स्ट आप ये देखें कि आपने जाना है, या तो आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो बखुदा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि यू शुड नो कि वेयर यू हैव टू गो वंस यू डायग्नोस्ड एज डायबिटिक, rather than to roam around with different other doctors, local GP clinics. You know that हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स का मकसद यही है, हमारा एजुकेशन करने का मकसद ये है कि आपको ये बात जब पता चल चुकी है कि आपकी शुगर्स क्रॉस हो गई हैं, तो आप इधर उधर रोम अराउंड नहीं करें। आप जाइए, आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपना मुकम्मल मुआयना करवाइए। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि आपने ये करना। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है कि अब जबकि आप अपने डॉक्टर से मिल चुके हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे, लेकिन हम आपको इसलिए बताते हैं कि आपको ये बात पता हो कि अब आपने करना क्या। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि जब आपकी ज़ियाबतीस डायग्नोस्ट हो जाती है तो आपने अपना HbA1c लेवल करवाना होता है। अब ये HbA1c क्या होता है, तो हमारे पास जितने भी न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट्स हैं उनको ये बात नहीं पता होगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फैमिली में ऑल ऑफ अ सडन किसी एक को होती है और बहुत दूर दूर तक किसी को नहीं हुई होती, तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई पता नहीं, ज़ियाबतीस के बारे में तो बड़ा सुना है, बड़ी जो है वो पेचीदा मर्ज़ है ये, और अब हम क्या करें, हमें तो पता नहीं क्या हो गया। लेकिन प्लीज़ अपने आप को ये प्रोग्राम्स और ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने का मकसद है कि आप ये सब चीज़ें सुनें और ये इसकी एक एक बात को अपने गौर करके रखें। अगर अभी आप नहीं भी हैं या आप एक रिस्क पे मौजूद हैं तो यू शुड नो कि ये चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। तो दूसरा लेवल हमारा ये होता है कि हमने HbA1c, ठीक है, ये वो शुगर लेवल होता है, ब्लड का टेस्ट होता है। उसके लिए आपको निहार मुँह रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, दिन के किसी भी हिस्से में जाके आप अपना ये ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। HbA1c के नाम से ये टेस्ट होता है और ये आपकी पिछली 3 महीने की शुगर के स्टेटस को बताता है कि आया है पिछले 3 महीने से आप बाखबर, मतलब आप बेखबर थे कि आपको पता ही नहीं था कि शुगर है आपको, और आपको जो है वो अचानक, या फिर आप बिल्कुल न्यूली डायग्नोस्ड हुए हैं। तो HbA1c आपके 3 महीने की शुगर के लेवल्स को बताएगा कि वो बढ़ी हुई थी या नॉर्मल रही, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया। 2 स्टेप पे हमने बात कर ली, कंसल्ट योर डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कंसल्ट विद अस, और आपका तीसरा काम ये है कि आपने फौरन से जाके जो है वो HbA1c करवाना है। अच्छा जी, चौथी चीज़ ये होती है, वो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो होते एक्चुअली एक साथ ही हैं। जाहिर है जब आप डायग्नोस होकर हमारे पास आएंगे तो हम आपसे ये सारी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भाई हमारा तो फैमिली डॉक्टर है, हम तो लोकल GP हैं, इनके पास तो हम हमेशा से इलाज कराते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि उस डॉक्टर के पास जाके आपको ये सारी चीज़ें लाजमी तौर पर करवानी है, अगर वो आपसे नहीं भी करवा रहे तो तीसरी चीज़ ये होती है कि जब आप क्लिनिक जाएं या अगर आपके पास घर में ब्लड प्रेशर की अपरेटस मौजूद है तो चेक योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर आपको शुगर हुई है तो आप अपना ब्लड प्रेशर लाजमी तौर पे चेक करें, ठीक है। चौथी चीज़ ये होती है कि आप अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी चेक करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बात को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अभी मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि अडल्ट्स हैं, ठीक है, और जो है वो मतलब मैं बच्चों की बात अभी नहीं कर रही, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं बात कर रही हूँ। अभी हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो कि ऑल ऑफ अ सडन यंग अडल्ट हैं और उनको जो है वो कोई जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त या अपने कोई रूटीन टेस्ट कराते वक्त, या अगर वो ऐसे ही उनको लगे कि भाई वो अगर वो प्री डायबिटीज़ के रिस्क क्राइटेरिया पे, अगर उन्होंने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो जो हमने प्री डायबिटीज़ के बारे में की थी, अगर वो उसको देखते हुए कि हाँ भाई मैं तो रिस्क पे हूँ और वो अपना चेक करवा रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन दे आर डायग्नोस्ड एज डायबिटिक, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री और उन्होंने करवाया है, तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री, आपकी क्राइटेरियाज को देखते हुए आपकी टाइप डायग्नोस हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद भी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये बात का इल्म नहीं है कि उन्हें टाइप कौन सी है डायबिटीज़ की। अच्छा, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की डायग्नोस्टिक के लिए क्या चीज़ें, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास जब पेशेंट हमारे पास आता है तो मैं तो खास तौर पे मेरी अपनी प्रैक्टिस में शामिल है कि मैं उसे बताती हूँ कि आप खुद भी अपनी ज़ियाबतीज़ को समझें कि आपको कौन सी डायबिटीज़ है और हम आपको मेंशन कर रहे हैं। तो अगर एक छोटा बच्चा आता है, यंग है, नॉर्मरी है उसकी, और अगर उसकी हाई शुगर्स हैं और वो बहुत दुबला पतला है, वज़न की कमी का शिकार हुआ है, तो हम उसे लेबल यही करते हैं कि आप जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है।
अगर एक थोड़ी सी मिडिल एज का आदमी है, मिडिल एज के लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, या अगर 40 ईयर क्रॉस कर गए हैं, या फिर उनको कोई हिस्ट्री है, या कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस की हिस्ट्री है, या कोई गेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या कोई पीसीओएस की हिस्ट्री है, या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की हिस्ट्री है, तो हम उसे लेबल करते हैं कि टाइप 2। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी थीम यही है कि अंडरस्टैंड योर डायबिटीज़। आप प्लीज़ खुदारा, आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए तो प्लीज़ अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन उठा के नहीं करिएगा कि भाई तुम्हें जो है ना ज़्याबितीज़ हुई थी, तुम्हें क्या दवाइयाँ दी, प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दो, मैं शुरू कर दूँ। नहीं, प्लीज़, अब आपकी ज़्याबितीज़ डिफरेंट है, आपके दोस्तों की, आपके रिश्तेदारों की, आपकी फैमिली में किसी और की आपकी डायबिटीज़ डिफरेंट है। कंसल्ट विद अस, हम आपको बताएंगे कि आप किस क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने बताना बहुत ज़रूरी समझी यहाँ पर, इससे पहले कि मैं आपको आगे प्रोसीड कराऊँ। तो हो गया आपका। अच्छा, अब मैं आपसे ये बात कर रही थी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जब भी आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो, ठीक है, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक करें कि आखिर आपका जो है, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जब उसमें ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं तो अक्सर उन लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़े हुए होते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ कि कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट होता है ये लिपिड प्रोफाइल के नाम से होता है और ये निहार मुँह किया जाता है। तो जब हम आपको मल्टीपल टेस्ट बता रहे होते हैं तो आप कोशिश किया करें कि अगर लिपिड प्रोफाइल जैसा टेस्ट आया है तो आप सारे टेस्ट निहार मुँह ही दे दें, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HbA1c के लिए निहार मुँह रहना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि जब आप ब्लड दे ही रहे हैं टेस्ट करने के लिए तो आप फिर एक साथ ही अपने सारे टेस्ट करवा लें। लिपिड प्रोफाइल के लिए 8 से 10 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी होती है और इस फास्टिंग में पानी अलाउ होता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि 10 घंटे की फास्टिंग है और पानी भी नहीं पिया। नहीं, पानी आप बिल्कुल पिए, आराम से पिए, पानी आप पी सकते हैं, लेकिन आप जो है वो कुछ खा पी नहीं सकते। अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि पैनिक नहीं होना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ लोग ज़ियाबतीज़ की डायग्नोसिस के साथ जो है वो पैनिक हो जाते हैं और इस पैनिक की सूरत हाल में क्या होता है कि वो 2-4 दिन तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, दोस्तों से ताल्लुकात, दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं, उन रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है कि जिनके घर में जो है वो डायबिटीज़ हुई हुई है, उनसे अपना कांटेक्ट किया जाता है। बाज़ औक़ात उनको इतनी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा होता है कि कभी किसी की ओल्ड एज में डायबिटीज़ की वजह से डेथ हुई हुई है, तो क्या होता है कि बहुत एक स्ट्रेस फैक्टर होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो, या अल्लाह ना करे किसी ऐसी की हिस्ट्री मिलती है जिसको डायबिटीज़ की वजह से पाँव कट गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारी मल्टीपल हिस्ट्रीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही डायबिटीज़ आपको भी हुई है। मतलब द थिंग इज़ दैट कि आप उस लेवल पे खड़े हैं या नहीं खड़े, इसकी असेसमेंट आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार नहीं कर सकता है। आप प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें, आप उनसे बात करें, अपनी हिस्ट्रीज बताइए, आपको लेवल असेस किया जाएगा। आप स्ट्रेस और पैनिक होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं, शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप जिस लेवल पे खड़े हैं, जब आप 1 हफ्ते के बाद इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी शुगर्स तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आएंगी। तो प्लीज़ काम डाउन। आई मस्ट से, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि पहले रिलैक्स हो जाए। इलाज मौजूद है, अर्ली डायग्नोसिस पे आए हैं, इलाज मौजूद है, ट्रीटमेंट हो जाएगी, काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन पहले आप अपने आप को पैनिक स्टेट से निकालें। ये सोचना बंद कर दें कि उसका चूंकि पाँव कटा था या उसकी दादी का इंतकाल हो गया था डायबिटीज़ की वजह से तो आप भी उसी स्टेज पे खड़े। नहीं, हर एवरीबडी इज़ डिफरेंट। हाँ, आपके सोने का, उठने का, जागने का, खाने का, पीने का हर चीज़ डिफरेंट होगी किसी दूसरे से, ठीक है। तो ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं तो मतलब कहूँगी हमारी रिसर्चेस जो है उसको बहुत नीचे लेवल पे लेकर आती है कि डोंट बी पैनिक। मैं उसे सबसे पहले टॉप पे रखूंगी कि भाई आपने पैनिक नहीं होना है। आप ये बात समझें, हमारे एजुकेशन प्रोग्राम्स करने का मकसद यही है कि आप ये बात समझें कि आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव लेकर आएँ कि मुझे चूंकि मैंने अपनी अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लिया है एंड यू आर ब्लेस्ड कि आपने जो है वो इंसिडेंटली फाइंड आउट हो गई अगर आपको, या इवन आप कोई सिम्टम्स के साथ भी हैं और डायग्नोस हुई है, तो यू कैन, हम ट्रीटमेंट के लिए आपके पास स्पेस मौजूद है, आप इसको मजीद अनकंट्रोल ना करें, ठीक है जी। अच्छा जी, 5th जो चीज़ हमारे पास है वो ये है कि आप हमारी तरह के जो डायबिटीज़ की डेली बेसिस पे अवेयरनेस दे रहे हैं प्रोग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है, जुड़ जाइए, ताकि आपको हर चीज़ का ये पता हो कि आपने जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट
के लिए जनरल गाइडलाइंस क्या हैं, उनके लिए वर्जिश कितनी ज़रूरी है, उनके लिए ग़िज़ा का जो है वो मॉडरेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखें। ठीक है, डायबिटीज़ टेलीकेयर अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेसिस पे पिछले 1.5 साल से हम वर्किंग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि हर उस कॉमन टॉपिक को, हर उस कॉमन फूड आइटम को, हर उस कॉमन फ्रूट को मैं लेकर आती हूँ जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी और कैसे खानी है। ठीक है, तो आप प्लीज़, हम इसको इंग्लिश में भी लेकर आते हैं, हम इसको उर्दू में भी लेकर आते हैं, ताकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि मुल्क से बाहर हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि उर्दू नहीं जानते, तो हम इंग्लिश भी बनाते हैं और उर्दू भी बनाते हैं। तो आप उन तमाम पोस्ट्स को देखें, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो स्टेविंग ऑफ डायबिटीज़ का फोरम है उसे ज़रूर ज्वाइन करें, और उसके सर्च बार में जाके आप मुख्तलिफ जो है वो फ्रूट्स के नाम लिखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको वो सब चीज़ें मौजूद होंगी। कोई चीज़ भी आपको लगे कि वो मौजूद नहीं है तो आप अपनी सजेशंस दीजिए, हम इंशाल्लाह ताला उस पर एक डिटेल वीडियो सेशंस भी करेंगे, हम उस पर जो है वो पोस्ट बना के भी डालेंगे ताकि उसकी बातें डिटेल में आपसे समझी जा सके। तो न्यूली डायग्नोज डायबिटिक पेशेंट का ये सेशन बनाने का हमारा मकसद यही है कि आपने पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो डायबिटीज़ टेलीकेयर की हर मुमकिन ये कोशिश है कि हर उस आम आदमी को ये बात समझ आए और उसने आगे कैसे बढ़ना है ये बात उसको पता हो। ठीक है जी, तो हमारी ये बातें क्लियर हो गई, हमने जो है वो सारे आपको टेस्ट बता दिए, हमने आपको जो है वो ये बता दिया कि आपने, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सबसे, मैंने आपको कहा था कि डोंट बी पैनिक, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें। होता यह है कि बाज़ औक़ात एक आदमी है, एक मेल पेशेंट होता है, मतलब उसको अचानक से 40 to 50 ईयर्स का है और उससे जो है वो डायबिटिक डायग्नोस हो गई है, और उसके जो है वो अभी समझे कि बच्चे भी छोटे हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मुझे इस स्टेज पे ज़ियाबतीस हो गई है, अब पता नहीं मुझे क्या होगा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो प्लीज़ आप स्ट्रेस नहीं लें। हम लोग एवरी संडे 4 PM to 7 PM मेरे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिसमें हम, देखिए काउंसलिंग सेशन हम सबको नहीं एक साथ दे सकते, क्योंकि आपकी परेशानी कुछ और है तो किसी दूसरे का मसला कुछ और है। ठीक है, हर कोई अपने अपने तरीके से मसले से दो चार होता है, तो आप काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें। हम लोग 4 PM to 7 PM जो है वो मैं काउंसलिंग सेशन देती हूँ एवरी संडे। संडे का दिन मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए रखा है कि छुट्टी का दिन होता है, लोग अपने कामों से फ्री होते हैं, तो उस दौरान जो है वो अपने मसले मसाइल जो है वो हमसे बयान कर सकते हैं। तो 4 PM to 7 PM का स्लॉट आप अपना फ़ौरन जो है वो बुक कर लिया करें संडे के दिन का, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एवरी संडे काउंसलिंग सेशन हम लोग करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा ये होता है कि जब डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हो गई, हमने कुछ टेस्ट करवा लिए, हमने जो है वो अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने डाइट कंट्रोल करनी है। ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर आपने जो है वो गाइडेंस लेनी है, प्रॉपर जो है वो रिसर्चेस करनी है, प्रॉपर आपने जो है वो हमारे जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उनको देखना है कि किस तरीके से हमने, हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो है कि हमने डायबिटीज़ की पूरी प्लेट बना के एक्सप्लेन की हुई है कि कितना पोर्शंस आपने किन किन चीज़ों का लेना है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक बात सिंपल सी बताती चलूँ कि हर चीज़ खाएं, अपनी ग़िज़ा की मॉडरेशन कर लें, दिन में 3 टाइम रेगुलर मील्स लें और 2 स्नैक्स लें। ठीक है जी, वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। मैं आप उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ इस वक्त जो कि जस्ट रिसेंटली डायग्नोस्ड हुए हैं। ठीक है जी, ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे बहुत पुराने मेंबर्स हैं और बहुत लॉन्ग टाइम से वो डायबिटिक हैं, तो ये है कि अभी फ़िलहाल मेरा सेशन उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल न्यूली डायग्नोस्ड हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो बात होती है वो ये होती है कि आपने अपने जब आप डायग्नोस्ड हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक आई स्पेशलिस्ट के पास अपना अपॉइंटमेंट लें, ताकि आपकी एक आई चेकअप जो है वो हो सके कि आया ये जो पिछले 3 महीने भी अगर आपकी शुगर जो है वो बरकरार नहीं रही है और वो अनकंट्रोल लेवल पे रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं, क्योंकि सबसे पहले जो डायबिटीज़ जो ख़राब करती है हमारी, वो आँखों की रोशनी, या आप कह लें कि लेंस ख़राब होता है। शुगर्स जब बढ़ जाती हैं तो मोतिया उतर आता है। तो सबसे पहले आप एक दफ़ा आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपना एक दफ़ा आई चेकअप ज़रूर करवा लें। उसके बाद आप तकरीबन एनुअल, यानी कि अगर आप बिल्कुल सही हैं तो 6 महीने से 1 साल में आप ज़रूर जो है वो अपना आई चेकअप लाजमी करवाते रहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो है वो अपने फुट केयर किस तरीके से करनी है। ठीक है, आप ज़ियाबतीस आपको हो गई है, अब आपने क्या करना है कि रेगुलर बेसिस पे कोशिश किया करें कि अपने, जब हम रोज़ रात को सो रहे होते हैं तो सोने से पहले अपने पाँव का जो है वो मुआयना कर लेना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि शुगर्स चूँकि अभी रिसेंटली डायग्नोस होता है
पता नहीं होता कि पता नहीं कब से ये चीज़ ऐसी चली आ रही है, पाँव अक्सर सुन्न हो जाते हैं। सबसे पहले हमारी अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पता नहीं शुगर मुझे अभी अभी हुई है, पाँव में दर्द बहुत रहता है, या पाँव जो है वो सुन्न बहुत हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेन होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पूरे पाँव का जो है वो मुआयना किया करें, और उसकी जो है बिल्कुल उसी तरीके से केयर करें जिस तरीके से हम अपने हाथ और मुंह की केयरिंग करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम बिल्कुल न्यूली डायग्नोस्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, तो हमें होता है कि भाई हमारे साथ हमें कोई ऐसा जो है वो मिल जाए जिससे हम डिस्कस कर सके। जाहिर है जब आप एक ओपीडी में दिखाने जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको कहेंगे कि आप 3 महीने के बाद दोबारा जो है, या महीने के बाद, वैसे 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं। तो टेलीकेयर सिस्टम का फ़ायदा यही होता है कि आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। और मैं अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप वीकली मुझे जो है वो शुगर चार्टिंग भेजा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरीके से करते हैं और इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो फिर क्या होता है कि महीने 1.5 महीने में वो सब चीज़ें कंट्रोल में लेकर आ जाते हैं। और फिर जो है ना, वो ये सारी चीज़ें जब फॉलोअप में रहती हैं और जब प्रॉब्लम्स आ रही होती है, बाज़ औक़ात ज़ाहिर है जब हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको सॉल्व करते हुए चलते हैं। हर दवा हर पेशेंट को सूट नहीं कर रही होती, तो हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स के साथ चलना पड़ता है। लेकिन जब आप टेलीकेयर सिस्टम का फ़ायदा यही होता है कि हम आपको जो है वो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और हमारे साथ जुड़ के व्हाट्सएप कंसल्टेशंस के ज़रिए, ऑनलाइन कंसल्टेशंस के ज़रिए, फेसबुक ग्रुप्स के ज़रिए आप हमें बताते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा भी ले रहे हैं, और अपनी रूटीन जो है वो चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उनको जो है प्रॉपर तरीके से गाइड करते रहते हैं और उनकी शुगर लेवल्स पे नज़र रखते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। तो तमाम चीज़ें ओवरऑल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जब टाइप 1 के बच्चे डायग्नोस होते हैं, जब अर्ली एज में डायग्नोस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फिक्र होती है वो पेरेंट्स को होती है, ठीक है ना। अब हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो कि बिल्कुल न्यूली डायग्नोस्ड है, 4 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, अचानक उससे शुगर डायग्नोस हो गई है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और पेरेंट्स के लिए जो है ना, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ इस बात को कि पेरेंट्स को इस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अब होता क्या है कि हम लोग हमारे पास जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं तो हम यही करते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो जाहिर है एक क्यू ऑफ पेशेंट्स होते हैं बाहर, तो एक लॉन्ग लिस्ट में आप पेरेंट्स को उस तरीके से काउंसिल नहीं कर पाते हैं जो कि हमें करना चाहिए, ठीक है। आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स एक पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा क्या करते हैं कि बच्चों को इंसुलिन लिख के दे दी, बच्चों को दवाइयाँ बता दी कि इस तरीके से करना है, ग़िज़ा ये लेनी है, एक्सरसाइज ये करनी है। बट द थिंग इज़ दैट, मैं समझती हूँ कि जब बच्चे डायग्नोस होते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मेरी अपनी कोशिश होती है कि हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ बी काम। एक चीज़ हो गई है, डायग्नोस हो गई है, यू कैन नेवर, याद रखें कि टाइप 1 को हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो आप अपने बच्चे को मैनेज नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर आपके बच्चे को ज़ियादतीस हो गई है तो आपने पॉजिटिव रहना है, आपने अपना एटीट्यूड इसकी तरफ पॉजिटिव रखना है, और ये तभी हो सकेगा जब आप खुद जो है इस मामले में आपको इल्म होगा कि आपने क्या करना है। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डायबिटीज़ एंड किड्स का जो है वो मैंने बहुत सारे पोस्टें बनाई हैं, और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसके अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे। हमने जो है अपना इसी तरीके से वीकली एक शो शुरू किया है कि जिसमें हम जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ों पे गाइडेंस लेते रहेंगे, और इंशाल्लाह हो सकता है कि हम एक और प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कॉम्प्लिकेशंस और किड्स की डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ इंशाल्लाह ताला हम उसमें एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, उनके स्पेशलिस्ट को बुलवा के। तो ये वाली बात है। सबसे पहले पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आपका बच्चा डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया है तो वो डेफिनेटली टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इंसुलिन आपने देनी है, ठीक है। आप ये मत सोचें कि बच्चे को मैं इंसुलिन क्यों दूं, क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, तो नहीं, आपने इंसुलिन देनी है और सारी ज़िंदगी के लिए देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की ज़ियादतीस वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। इंसुलिन आपने सारी ज़िंदगी देनी है। करना आपने सिर्फ इतना है कि आपने खुद पॉजिटिव रहना है और आपने अपने बच्चे को पॉजिटिव रखना है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो हमने किन तरीके से उसकी इंशाल्लाह ताला हम आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन बात यही है कि बी काम, स्ट्रेस से निकलें, ठीक है। हमसे काउंसलिंग अटेंड करें, काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें, तो इंशाल्लाह ताला ये है कि आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ठीक है, आई होप कि मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आपके जो भी सवालात हैं आप जो है वो हमें कमेंट्स में पूछिए,
कोई ऐसी चीज़ जो रह गई होगी मैं इंशाल्लाह ताला आपको कमेंट्स में रिस्पॉन्ड बैक करूंगी। आई होप कि अब जितने भी लोग हैं उनकी जब डायबिटीज़ डायग्नोस होगी तो उन्हें पता होगा कि उन्हें करना क्या है, ठीक है, वो वेल अवेयर होंगे। और बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं जब एक डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है तो उसके बाद फ्रिक्वेंट बेसिस पे कुछ टेस्ट होते हैं, वो हमने पूरी पोस्टें बना के डाली हुई हैं कि टाइप 1 को कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डायबिटीज़ होते हैं तो उनको ऑटो इम्यून के दूसरे टेस्ट कराने। ये हमारे टॉपिक के सेशन से बाहर है, लेकिन इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि हमें डायग्नोस हुई है डायबिटीज़, अब मैं क्या करूँ। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो भी सवाल आते हैं अपने फीडबैक दें हमें। डायबिटीज़ टेलीकेयर का फेसबुक ऑफिशियल पेज ज्वाइन करें, डेली बेसिस की पोस्टिंग्स होती हैं। स्टेविंग ऑफ डायबिटीज़ हमारा ऑफिशियल फॉरम है। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी और वीकली सेशंस अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ये वीडियोस शेयर करें ताकि हमारे साथ साथ जो है वो हमारे ग्रुप के मेंबर्स के साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।